ऐसी हाँ। स्थिति में जी सर, जी सर। संचालक, मेरी आवाज आ रही है? संचालक जी जी। आ रही है। जी 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 सर, बात रखें सर। हेलो जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये कह मैं सफर में हूँ तो कभी कभी जी नेटवर्क नहीं मिलता है, तो मेरी जगह में किसी अन्य का नंबर जी लगाई। मैं 17 पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में फिर मेरा नंबर लगाइएगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी सर, संचालक जी। बहुत बहुत ठीक साधु है। हुआ, बहुत बहुत साधु ओके हुआ। ओके सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम सम्माननीय खेमचंद सोलंकी साहब गुजरात से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अपने विचार रखें। परम सम्माननीय खेमचंद सोलंकी साहब गुजरात। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय। सोलंकी साहब मेरी आवाज सुन रहे हो जी? हेलो, जी सर, जय स्वागत भीम है। नमो बुद्धाय। हेलो, आवाज आ रही है? जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी आ रही है आवाज सर, आ स्वागत रही? है। जी सर, महाकारुणी बिंदास आज तथागत आवाज आ रही है। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए संत शिरोमणि रविदास, कबीर साहब, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय भारती साहब को मेरा नमन। कार्यवाहक बादल सिंह बहुत साहब, जो मीटिंग में जुड़े सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का विषय है बुद्ध और उनका धम्म में वाचन चौथी बार वेबिनार पर पढ़ा जाए या नहीं। क्या आप बड़े पैमाने पर अन्य साथियों को भी प्रेरित करेंगे? इस विषय पर हमारा प्रस्ताव ऐसा है कि हमारा 2 ग्रंथ है, संविधान और बुद्ध और उनका धम्म। दोनों ग्रंथ जैसे गीता, महाभारत और रामायण, इससे अधिक हमारा ये पूजने लायक है। समझो जैसे गीता, महाभारत और रामायण को जैसे पूजा करते हैं, ऐसे हमारा ये पूजनीय, पूजा लायक हमारा है कि इसमें से हमको जो प्रेरणा मिलती है, इससे हम संसार में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं। और कुछ संविधान से हमारे कुछ समाज में आती तकलीफों को हम संविधान की वजह से हम हल कर सकते हैं। और बुद्ध और उनका धम्म मानव कल्याण के लिए है। धम्म को समझकर उसको अनुसार उसका सदाचरण करना चाहिए। बंधु भावना निर्माण होती है। इससे दूसरों को भी धम्म समझाना चाहिए कि भाई स्वयं सुखी होइए और दूसरों को भी सुखी बनाइए। संगठित होने में भी बुद्ध और उनका धम्म बार बार पढ़ने से उसका हमारे ध्यान में आता है कि कैसे हम संगठित हो जाए। और संपूर्ण भारत को जो बुद्धमय बनाना है, तो राष्ट्रीय ये बुद्ध और उनका धम्म बार बार लोगों के मगज में और घर घर जाके उसको मगज में उसको डालना पड़ेगा कि बुद्ध और धम्म क्या चीज़ है। बुद्ध और धम्म के अंदर कितने अंग है, कितने भाग है। और मुश्किल से मैं 3 बार से मैं भी ये वाचन सुनता हूँ, तो मुझे भी अभी तो कितने भाग है, कितने वो उसके पास है, तो समझने में पूरा समझो न कि 1 साल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते।
और हम खुद पढ़ते हैं पुस्तक में, तो इससे अच्छा ये वेबिनार में पढ़ते हैं तो हमको सब उसका क्या पढ़ते हैं और बैठ के उसका हो रहे। और मैं भी आज अशोक सम्राट की ज्यादा नहीं बोलते हुए, लेकिन आज अशोक सम्राट की विजयादशमी है, तो मैं भी एक संकल्प करता हूँ कि अपने नेपाल और लुम्बिनी में अपना कार्यक्रम आने के बाद मैं अपने 5 मित्रों, कम से कम 5 मित्रों को सुबह में ये वेबिनार में जोड़ेंगे हम। और ऐसे सब लोग जो जोड़े हैं अभी समझो कि 20-25 लोग जुड़े हैं, तो सब 20-25 लोग भी अपने इतना नजीक निकट का जो मित्र होता है, अपना संबंधी होता है, वो 5 लोगों को तो तैयार कर सकता है। इतनी उम्र में क्या 5 लोग आपके पास नहीं मिलते कि जो आप सुबह में उठाकर उसको ये बुध और उनका धर्म का ज़ूम मीटिंग में जॉइन करने का आप बोलो तो नहीं हो सके। तो हमारा भी ऐसा संकल्प है कि हम लुम्बिनी जाके आके 5 लोगों को हम भी ज़ूम मीटिंग में ज़रूर जोड़ेंगे और बुध और उनका धर्म को समझाने की कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय सोलंकी साहब। आपने जो संकल्प लिया है, आपका संकल्प पूरा हो। और मैं तो कहूँगा 5 लोग तभी जुड़ेंगे जब 50 लोगों से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेशियो है 10% का। तो हम अपना टारगेट बड़ा बनाएं और बड़े टारगेट में ही सफलता सुनिश्चित करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले वक्तव्य के लिए RS रवि साहब यदि जुड़ गए हों तो RS रवि साहब से अनुरोध है कि अपना वक्तव्य रखें या तैयार रहें। तब तक मैं माननीय शेषराव घांगड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार रखें। परम सम्माननीय शेषराव घांगड़े साहब। शेषराव साहब नहीं है। जी हम ऐसा करते हैं, जब तक हमारे बलिराम साकवार साहब जुड़े हैं उनको समय दे दीजिए, और हमारे बालकृष्ण बमोरिया साहब विकास खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, उनको भी समय दे दीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बालकृष्ण बमोरिया साहब से विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि बुद्ध और उनका धम्म वाचन चौथी बार वेबिनार पर किया जाए अथवा नहीं, इसमें आपका क्या योगदान होगा, इसके लिए मैं बालकृष्ण बमोरिया साहब से अनुरोध करता हूँ। सादर आमंत्रित हैं, अपने विचार रखें। स्वागत है बालकृष्ण बमोरिया साहब। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आपका वीडियो खोल लीजिए। आवाज आ रही है वीडियो? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा आज के दिवस पर विजय दशमी पर सभी को मेरी ओर साहब से आपका जय वीडियो भीम। खोल लीजिए, वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, दिक्कत हो रही है। मैं रास्ता भरा घूमने गया था तो वहीं ले गया था पास साथ में। जी जी जी, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वीडियो का जो आइकन है उसे दबा दीजिए। माइक भी अनम्यूट कर लें सर, और वीडियो भी। हाँ,
नहीं हो पा रहा, कोई अभी मैं रास्ता में तो था सर तो दिक्कत है। ऐसी बात रख दीजिए। चलो, जी सर। यस यस, जय भीम जय भीम, नवोदय हो गया जी से नमो बुद्धाय जी, सर। हो गए जी जी सर, स्वागत है। जी जी। तो मैं चूंकि वेबिनार में पहली बार जुड़ा हूं, पर मेरे को अपने राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय द्वारा जैसे ही मेरे को लिंक डाली गई शाम के, तो मैं जो है उसके लिए स्वीकार हुआ, क्योंकि समय हमको देना ही होगा। और जो हमारे बुद्ध एवं धम्म ग्रंथ की जो बात, वाचन की बात है, तो वो बहुत ही जरूरी है। वैसे तो हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और देखने पढ़ने का समय नहीं है, परंतु इसके माध्यम से हम जो भी समय समझने का, जानने का यदि प्रयास करेंगे, तो हम सभी धम्म बंधुओं के प्रति और हम सभी के प्रति बहुत ही अच्छा ये हमारे को लगेगा। तो हमारे में इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मेरे से सभी वरिष्ठ लोग हैं, तो जो भी अंश हमको इस धम्म प्रचार के लिए, खुद को समझने के लिए समय में ये वाचन जो किया जाएगा, वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, उचित रहेगा। बाकी तो हमारे इधर उधर की बातें तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, पर धम्म के बारे में जितने अधिक से अधिक हमको जानकारी प्राप्त हो सकेगी इसके माध्यम से, तो हम सभी मतलब लाभान्वित हो सकेंगे। सभी को धन्यवाद। जय नवोदय। बहुत बहुत साधुवाद परम जी सम्मानी जी बालकृष्ण भमोरिया साहब। आप विकास खंड जी शिक्षा अधिकारी हैं जी और शिक्षा के जी प्रति बहुत जिम्मेदारी रखते हैं, और यह भी एक शिक्षा है। तथागत गौतम जी बुद्ध की शिक्षाएं सभी लोगों के बीच में जी जाना जी जी चाहिए, जी मानवता की जी शिक्षा जी है। जी जी और जी इसके लिए हमें समय निकालने की जो बात आपने कही है, बिल्कुल सही अनुरोध है आपका कि समय निकालना चाहिए। जहाँ चाहे वहाँ राह होती है, रास्ते निकल आते हैं। हमारे परम सम्मानित संस्थापक अध्यक्ष जी कहा करते हैं कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार मिल जाते हैं, और यदि जी तमन्ना जी जी सच्ची नहीं है नहीं तो बहाने भी जी बहुत जी मिल जाते हैं। तो जी हमें जी सभी बहानों को एक तरफ रखते हुए और कार्यक्रम में सहभागिता करनी चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। फिजिकली तौर पर धम्म की और बुद्ध और उनका धम्म की चर्चा करें, तो लोगों में जी उत्साह बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी। तो जी जी बहुत बहुत साधुवाद से विचार रखने के लिए अब जी जी मैं जी जी परम जी सम्मानी शफार साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार रखें। परम सम्मानी बलराम शफार साहब। उनका माइक खोल रहे हैं साहब। शफार साहब को आवाज आ रही हो तो सर माइक को अनम्यूट कर लें, कौन कौन की है वीडियो नाम ऑन बोले कर हैं लें सर? सर। बलीराम शफार साहब। सकवार साहब अपना माइक अनम्यूट करिए। सकवार साहब माइक अनम्यूट करिए अपना। सकवार साहब माइक अनम्यूट लगता है आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, या किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। सर गुजरात से कविराज बैठे हैं, राया भाई कवि, इसको मौका जी इंटरेस्टिंग सर, है। जी सर, जी सर। और नाम सुझाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परम सम्मानीय दया भाई कवि साहब से अनुरोध है कि आप अपनी वाणी से सब लोगों को प्रेरणा प्रदान करें। परम सम्मानीय दया भाई कवि साहब, और एक आध कविता हो सके तो सुना दें, बहुत अच्छा रहेगा। परम सम्मानीय दया भाई कवि साहब।
जी सर, माइक को अनम्यूट कर लें सर। माननीय दया भाई कवि साहब, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो माइक को अनम्यूट कर लें सर, अपनी बात रखें। सर माइक को अनम्यूट करें। परम सम्मानित दया भाई कवि साहब गुजरात से। सर आवाज आ रही मेरी? माननीय दया भाई कवि साहब, ऐसा लगता कहीं बिजी हैं। अब साथियों से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन करके रखें ताकि आमंत्रित करने में सुविधा हो। माननीय दया भाई कवि साहब गुजरात से। वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं भास्कर साहब को समय दे दीजिए। और बनगोत्रा साहब हैं। जी सर। जी 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 सर। तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में परम सम्माननीय आसाराम भास्कर साहब छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपने विचार रखें। परम सम्माननीय आसाराम भास्कर साहब। माइक को अनम्यूट कर। आवाज आ रही है? जी सर, स्वागत है सर। करुणा के जी। सागर तथागत गौतम बुद्ध इस आरबीएम के अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्तागण, साथियों, आज जो विषय रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म का वाचन किया जाए या नहीं किया जाए। साथियों, जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, हमारे बीएमओ साहब ने कहा है, शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है कि वैसे तो टाइम लोग नहीं निकाल पाते, कम से कम जूम के माध्यम से अधिक लोगों को शिक्षा का वो मालूम होना चाहिए। तो मैं भी उससे सहमत हूँ कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म एक बार होना चाहिए। मैं जैसे कि मेरे साथ और भी होंगे, मैं आज पहली बार भगवान बुद्ध और उनका धर्म का वाचन तो नहीं सुना, लेकिन उसके बारे में 4 बार हो चुका ये ऐसा सुना। तो ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जुड़ पाया और नहीं जुड़ा। तो ऐसे और भी कई साथी होंगे जो नहीं जुड़े होंगे। तो मैं ये साथ चाहूंगा कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म का वाचन होना चाहिए और प्रत्येक जो जितने साथी जुड़े हैं उनको एक ज्यादा नहीं, कोशिश एक दो को और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो संख्या बल भी जुड़ेगा और जिसके माध्यम से अधिक लोगों में ज्ञान का प्रसार होगा, प्रचार होगा। और भगवान बुद्ध, क्योंकि ये सदाचार की बातें हैं, सदाचार का धर्म है, तो हमको जो है वो बातों का लाभ होगा और हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा आशय सिर्फ इसी से है कि भगवान और बुद्ध और उनका धर्म का वाचन एक बार पुनः प्रसारण किया जाए और होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत साधुवाद आसाम भास्कर साहब छत्तीसगढ़ से।
आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत लोगों ने अभी पहली बार भी वचन नहीं सुना, और आपने खुद अपना उदाहरण दे दिया, बेझिझक बताया कि मैंने अभी तक 4 बार, माने चौथी बार होने जा रहा है, तो एक बार भी नहीं सुना है। तो आप जैसे लोगों के लिए निश्चित ही इसको फिर से शुरू किया जाए, और किस रूप में किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ें, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका प्रभाव आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा है, तो हम यही आशा करते हैं कि आप 2-4 साथी नहीं, 15-25 साथियों को प्रेरित करेंगे जो इस वेबिनार में जुड़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा साथी लोग जानते हैं और धम्म से अच्छी तरह से परिचित हैं, और आपके क्षेत्र में धम्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो रहा है। केवल हमें इस कार्यक्रम की सूचना देने की आवश्यकता है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम सम्माननीय बनगोत्रा साहब से, आरसी बनगोत्रा साहब, इंजीनियर महोदय, जम्मू कश्मीर से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचारों से अवगत कराएं, क्योंकि आपके विचार बहुत मूल्यवान होते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम सम्माननीय आरसी बनगोत्रा साहब, जम्मू कश्मीर से। सर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो माइक बंद कर लें। परम सम्माननीय इंजीनियर आरसी जी। बनगोत्रा साहब। जी सर, जी सर, आ रहे हैं। जी, स्वागत है। जय भीम नवोदय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के जय भीम चरणों को नमन। नवोदय सर। जय भीम नवोदय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे महामानवों को नमन करते हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनको नमन करते हुए, आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और जितने भी हमारे पद अधिकारी और श्रोतागण इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सादर नमो भीम जय। तो साथियों सादर नमोदय। आज फिर हम एक बार वेबिनार के जरिए सभी साथी जुड़े हुए हैं और चर्चा चल रही है कि क्या धम्म वाचन को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो मैंने पहले भी अपनी राय रखी थी, आज फिर मैं वही दोहराऊंगा कि ये जो हमारा ग्रंथ है, ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, और इस ग्रंथ को जितना भी पढ़ा जाए वो हमारे लिए कम है, क्योंकि इसमें जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें कुछ ना कुछ इसमें से नई 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 चीज मिलेगी। क्योंकि हम बाबा साहब ने भी 16 डिग्रियां की थी और उन्होंने कंटिन्यू रखा था, तो हमें तो अभी बाबा साहब का अंश भी नहीं, कहते हैं कि 1% वो भी नहीं है। इसलिए हमें इस ग्रंथ को बहुत ही मन्यूटली और बहुत ही तरीके से जैसे चल रहा है इसको सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो ये ग्रंथ हमारे लिए इतना पूजनीय है कि मैं इसकी क्या तारीफ कर सकता हूँ। मैं एक खुशवर इंसान हूँ, तो मैं बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें बुक्स दिए हैं, जो लिटरेचर दिया है, जो साहित्य दिया है हमें, उस साहित्य को अगर हम खुद भी पढ़े तो मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें से ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा अच्छा साधन मिला हुआ है, आरबीएम जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तो इससे हमें पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसारण चल रहा है। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हमारा जितने भी साथी हैं, इनका यही कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएं और खुद भी लोगों को बताएं, और इस आरबीएम का जो प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से भी हम
लोगों को समझाने की कोशिश करें। तो लगता है कि बहुत जल्दी हम जो हमारी ये जो मुहिम चल रही है इसको बड़ी जल्दी हम अच्छे तरीके से इसको हासिल कर लेंगे, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी से ने भी यही कहा था कि हम जितना हो सके लोगों के बीच में जाए, जितना हो सके हम लोगों के बीच में जाए और लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। ये जो काम है तो कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी जब आप एक कहते हैं ना एक एक दो 11, तो जब एक मिलेगा तो दूसरे उसके साथ एक और मिलेगा तो वो दो हो जाएंगे, तो वो दो का मीन वो 11 हो जाएगा। तो यही चीज है कि ये इस ग्रंथ को हम जितना से जितना हो सके इसका प्रसार प्रसारण करें। साथ साथ में जो हमें संविधान का भी हमें संबंध को मिल रहा है उस पर भी वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है, उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे के जरिए भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, मेरा यही अनुरोध है सभी साथियों के साथ कि हम मेहनत करें। मेहनत एक तो आरबीएम के थ्रू तो चल रही है, लेकिन हम खुद भी बाहर निकलें और मेहनत करें और लोगों को बताएं कि हमारा जो आने वाला वक्त है वो इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। जो मनुवादी ताकतें हैं वो हमारे पर हावी हो रही है, हमारे संविधान को डिल्यूट कर रही है। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ एक कहते हैं कि स्ट्रेंथ, तो अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम ऐसे ही घर में बैठे कर बातें करते रहेंगे, तो मुझे लगता है फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हासिल होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, एक बार फिर कहूंगा कि इस ग्रंथ को कंटिन्यू किया जाए तभी हो सके, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, इसको बार बार कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा साथी जोड़े, क्योंकि वेबिनार से हमें हमारा खर्चा भी होता है और पैसा भी लगता है। तो अगर हम यही 10-20 आदमी जुड़ेंगे तो उससे मतलब हमारा जो मसला है वो हल नहीं होने वाला। तो ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और कोशिश करें कि जैसे मेरे पहले भी वक्ताकार ने बोला है कि एक के 5 हम साथी जोड़े, तो अगर 5 भी जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय शेषराव साहब जुड़ गए संचालक जी। जी सर, मैं चाहता हूं सर यदि अनुमति हो तो हमारे बीच में एक बहन जुड़ी हुई है और बहुत सक्रिय है बैतूल से, उर्मिला बौद्ध जी। अभी शेषराव साहब के बाद रखें। जी सर, जी सर। तो तब तक उर्मिला बौद्ध बहन जी तैयार रहेंगी और मैं जैसे कि अनुमति है परम सम्माननीय शेषराव भांगरे साहब महाराष्ट्र से, मुंबई से आपसे अनुरोध है कि आप बहुत दिनों बाद समय निकाल पा रहे हैं, व्यस्त समय में से आप अपना समय दें। परम सम्माननीय शेषराव भांगरे साहब। जय भीम, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम, स्वागत है सर। जी सर। भांगरे साहब जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय जी सर, कंटिन्यू करें सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, इसी तरह हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश भारती जी और बादल सिंह बौद्ध जी, आचार्य ईश्वर बौद्ध जी, जिनके माध्यमों से धम्म को और इस कारवा को, मिशन को एक सही दिशा देने का काम हम सभी साथी उनके माध्यम से कर रहे हैं। आज ये कारवा कम से कम 35-36 राज्यों में जा चुका है और
इस कारवां को उस तेजी से ले जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की बहुत ही सख्त आवश्यकता है और धर्म से ही जो व्यक्ति तैयार होगा इस मिशन को चलाने के लिए, वो सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो धर्म ही है। नहीं तो उस आधार पर अगर नहीं चलते हैं तो जिस तरह आज जो परिस्थिति अपने सामने नजर आ रही है कि वो मनोवादी ताकतों के पास में जो धर्म है, उस विचारों से प्रेरित होकर जो आज इस भारत देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, मनोवादी ताकतें अपने धर्म के आधारशिला को सामने रखते हुए वो बहुजन समाज के सभी लोगों के ऊपर जिस तरह से आज बहुत बड़ा खतरा आज हमें नजर आ रहा है, उसका कारण वो है कि वो अपने धर्म के विचारों के प्रति वो एकनिष्ठ होकर हम पर दिन प्रतिदिन वो उस तरह से मुड़ रहे हैं जिस तरह से उन्हें चाहिए। लेकिन बुद्ध और उनका धर्म ये इस बात की अनुमति नहीं देता जो आज कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग सजग नहीं हैं। हम बुद्धिस्ट हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं। जो शुरुआत इसी हमारे महाराष्ट्र से हुई थी। एक बार कुछ 5-6 लाख लोगों को स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें आज ये धम्म दिया था, उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा उनकी यही थी कि इस देश को बौद्धमय बनाने के लिए उनके पीछे का कारण यही था कि लोग इस धम्म को अगर वो पढ़ेंगे, जैसे-जैसे वो शिक्षा प्रतीत हो जाएँगे, शिक्षा उन्हें मिलती रहेंगी, जिसकी व्यवस्था मैंने अपने संविधान के माध्यम से की है, तो ये मेरा सारा बहुजन समाज जो बुद्ध काल में पूरा बुद्धिस्ट ही था। बशर्ते ये है कि उनको उस समय उनको शिक्षा-दीक्षा नहीं मिली थी उस समय, जो राजा को जितनी मिल सकी उतनी मिल चुकी, लेकिन जो सामान्य जनता है उनको नहीं मिलती थी। इसलिए वो उस धम्म को उस तरह नहीं समझ पाए, फिर भी तथागत थे। उन्होंने अपने राजा होने की वजह से उनका जो समाज के ऊपर दबाव था, इसलिए लोग सुबह-सुबह में उनको सम्मान देते थे, डरते थे और जो-जो उन बातों उनके धर्म को समझते थे, उनके विचारों को समझते थे, वो लोग उनसे जुड़ते थे और वो उनका उनकी नैतिकता और उनके शिक्षा-दीक्षा को देखते हुए, उनके एजुकेशन को देखते हुए, उनके पास जो ज्ञान था, उनको देखते हुए राजा महाराजा भी उनके साथ में जुड़ने लगे, अपने धन दौलत को, अपने राजपाट को छोड़ने लगे। वो उनका उस समय का कार्यकाल था। लेकिन आज 70 साल के बाद हमारे उसी भारत देश में जो उसी धम्म से इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज वो टाइम ऐसा हो गया कि जिसने उसी बहुजन समाज ने उस धम्म को जो है दरकिनार कर दिया और उसमें से जो अच्छी चीजें, क्योंकि उसका डर नहीं है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे धम्म में डर नाम की कोई बात है नहीं। समझने की बात है, समझाने की बात है, इम्प्लीमेंट करने की बात है।
अगर उसमें कोई डर नाम की चीज होती होती तो मुझे नहीं लगता कि जो धर्म के माध्यम से मनुवादी लोग बड़ी ताकतों से के साथ में, बड़े जोर के साथ में इस भारत देश को उस तरह से मोड़ रहे, जिस गुलामी की तरफ मोड़ रहे हैं, जिस तरह वो चाह रहे थे। लेकिन अगर हमारे धर्म में भी धर्म में भी उस समय का धर्म था, अभी हमको धर्म बोला जाता था, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि वो धर्म है। लेकिन अगर उसको धर्म नहीं बोलते तो धर्म से धर्म टकराने के लिए लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते थे, इसलिए उसको उस समय बाबा साहब धर्म क्या कहते थे। बाद में हमें पता चलने के बाद में उसको धर्म कह रहे हैं। फिर भी मेरा अनुमान ऐसा है कि अगर टक्कर देनी है, मनोवादी ताकतों से अगर टक्कर देनी होगी, तो हमें इस नैतिकता की राह पर चलना पड़ेगा, जिसमें जिसको हम आज किताब के रूप में जान रहे हैं, वो हम अपना उस किताब के रूप में नहीं है, वो हमारे ग्रंथ के रूप में जब दिन हम समझ लेंगे कि हमारा बड़ा महान ग्रंथ है, जो कि ग्रंथ के रूप में माने, इस तरह की मंशा बाबा साहब की थी, मान्यवर साहब की थी। मान्यवर साहब वो अपने जीते जी वो बात नहीं कर पाए कुछ कारणवश, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आज बनती है कि हम उनके मान्यवर साहब डॉक्टर बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें इस बुद्ध और उनके धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमने ये मुहिम छेड़ी है अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका वाचन होना जरूरी है, ताकि उनसे ही प्रेरणा मिलेगी और जनता में वो आगाज होगा कि भाई नहीं, इस धम्म में जो जो बातें बताई गई है, जिसका हमें आकलन करना बहुत जरूरी है, उस रास्ते में नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो आवश्यक है अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को मोड़ने के लिए, इस भारत देश को उस तरीके का जो जिस तरह तथागत के समय, बुद्ध के समय ये भारत देश था, वैसा अगर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो बशर्ते हमें इस बुद्ध और उनके धम्म को पठन करना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए समय जो हमारा सुबह 7 बजे का होने की वजह से कुछ लोग जुड़ नहीं पाते, क्योंकि आधे तो नींद में ही रहते हैं। जैसे मैं भी 7 बजे 15 मिनट मेरे को वो नेटवर्क नहीं मिला, लेकिन मैं भी 7:15 बजे उठा। जैसे उठा वैसे मुझे ध्यान आया, अरे मुझे तो आज के वेबिनार में जुड़ना है। तो इस तरह से लोगों को अभी भी वो समय सूट नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोग इतने जल्दी नहीं उठते। तो थोड़ा-सा समय कौन-सा रखना चाहिए, कि इसके ऊपर थोड़ा विचार हो जाना चाहिए। लोग ज़रूर जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। कोशिश हमारी होती रहनी चाहिए, और हम जैसे आरबीएम से कोशिश ही कर रहे हैं, उस मिशन को भी जो मान्यवर साहब ने बताया था, उस मिशन को भी आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में जाने के लिए, समाज को परिवर्तित करने के, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बुद्ध का विचार था, उनका धम्म भी वही है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई विचारों की जो है, उसमें जो बताया गया है कि इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें नैतिकता के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और वो आने के लिए हमें बुद्ध और उनका धम्म, ऐसा नहीं कि सारी बातें जैसे धम्म में रखी है उसी तरह होना चाहिए, मैं ऐसा किसी को नहीं कहता, क्योंकि समाज में रहना है तो बहुत सारी बातों जो अ, बुद्ध और उनके धम्म में बताई गई है, उसका पालन होगा ही, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन जितना हो सकता है, जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं कि जितना हो सकता है उतना हम अपने जीवन में दूसरों के जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो तभी होगी जो जन जन तक और अपने 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 घरों तक बुद्ध और उनका धम्म जाएगा। वो ग्रंथ लेके अपने
अलमारी के किसी कोने में रखने से कोई उसका मतलब नहीं है। जब जब भी वक्त मिलता है अपने परिवार को बताना चाहिए कि भाई ये बुद्ध और उनका धम्म है, ये ग्रंथ है, महान ग्रंथ है हमारा। तो इसलिए आप लोग इसको कभी ना कभी जैसे जैसे समय मिलता है 1-2 पन्ना उसका जरूर पढ़ते रहिए और वो भी सजगता से पढ़िए। ऐसे अपने अपने परिवारों को, अपने अपने दोस्तों को, जहां जहां भी आप अपने संबंध रखते हैं उनको बहुजन समाज में इस बात को बोलते रहना चाहिए। और वो कभी बोल सकता आदमी कि जो जब वो खुद इस बुद्ध और धम्म को उस मार्ग से ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। जो भी व्यक्ति है, आज आरबीआई में कई लोग हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी यही दायित्व होता है, हमारा सभी का दायित्व है। ये दायित्व निभाने के लिए हमें इस बुद्ध और इस धम्म को हमको वाचन के तौर पर फिर से भी चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने के लिए इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं कि उसका वेबिनार का जो है ये इसका पैसा हमें तो भरना पड़ता है और लोग नहीं रहते उतनी उस तरह जिस तरह हम चाह रहे हैं। तो हम अपने अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को भी बताना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम भाई 7 बजे होता है, 7:30 बजे होता है, 8 बजे होता है। तो कम से कम जो भी समय आधा घंटा इधर उधर होगा वहां से इसको वाचन करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये करने के लिए सभी को अपने अपने सूबे में, अपने अपने राज्यों में इसको और ज्यादा तरीके से प्रचार प्रसार के तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसी 2 शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। शाद शाद शाद। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय शेर साहब भांगड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव महोदय, महाराष्ट्र प्रभारी। आप तो करते हैं एक बहुत बड़े क्षेत्र का, और आपसे हमें आशा है कि आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमें सुबह जाग करके और सुबह की हवा लेना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम अर्ली मॉर्निंग नहीं जाग पाते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक हवा लोगों को जगाना भी आवश्यक है। हमको यह भी मुहिम चलानी पड़ेगी कि सब लोगों को जगाएं। और क्योंकि समय की बात है, बहुत लोगों को अलग अलग समय अलग अलग तरीके से काम करना होता है, फिर भी समय निकालें, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। और इसी विनम्र अनुरोध के साथ मैं, यदि अनुमति हो तो, क्योंकि बहन जी को आमंत्रित कर चुके हैं, उर्मिला बौद्ध बैतूल से इंतजार कर रही होंगी, यदि तो मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मान पूर्वक परम सम्मानीय बहन उर्मिला बौद्ध जी बैतूल से। आप घर घर संविधान, गांव गांव बाबा साहब, इस मुहिम के तहत अपने क्षेत्र में बड़ी सक्रियता से कार्य कर रही हैं एक टीम के साथ में। तो आप सारा आमंत्रित हैं। संक्षेप में अपने विचार रखें परम सम्मानीय बहन जी उर्मिला बौद्ध। आप शिक्षक भी हैं। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। स्वागत है बहन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं सफर में हूँ सर, नागपुर जा रही हूँ और सुबह हम लोग जैसे 4 बजे से निकल गए थे। आज दीक्षा भूमि पर बड़ा कार्यक्रम है। आप सभी को अशोक विजयादशमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मुझे नहीं पता सर कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही बहन जी, कंटिन्यू। हाँ जी सर जी। तो जैसे कि मुझे के संविधान और तथागत बुद्ध और उनके धम्म पर बोलने का, तो गांव गांव संविधान और घर घर बाबा साहब तथागत बुद्ध का धम्म। जैसा कि सर अभी कुछ मैं सुनी हूँ आप लोगों को, तो उसमें ये कहा गया है कि
सुबह 7 बजे लोगों की नींद नहीं होती है, अक्सर थोड़ी सी आप आधी आबादी को छोड़कर बात करते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आधी आबादी की तो आधा दिन ही छूट जाता है। आप लोग जैसे यहाँ पर हमारे वर्ग को तो छोड़ ही दिया ऐसे लग रहा है, क्योंकि 4-5 जैसे आप लोग बैठे हैं, इतने समय तो हम महिलाओं का इतना काम हो जाता है, हमारी तो आधी ड्यूटी भी हो जाती है। तो आप लोग का जो टाइमिंग है 7 बजे का, ये थोड़ा सा मुझे हम लोग के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बावजूद आज मैं सब करनी थी, तो मैंने कहा चलो लिंक दे दिया, मैं जुड़ जाती हूँ। और रही बात आज के टॉपिक पे बोलने की, तो तथागत भगवान बुद्ध का धम्म जो हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वो हमारे लिए विरासत है, क्योंकि उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को ये लिखकर पूरा किया था, हमारे को विरासत के रूप में दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है। और बाबा साहब ने 2 आंखें दी, एक तो संविधान और दूसरा है बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें सत्ता की चाबी अपने कब्जे में करना है, दूसरा भारत को भव्य बनाने के लिए बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ना है। तो संविधान और ये दोनों, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, इनको समझेंगे नहीं, क्योंकि यही बातें देखने में आती है कि संविधान तो हमारे किसी हम भी नहीं पढ़े, हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए हमें अलग से ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। रात के हम लोग 9 बजे से क्लास चलती है हमारी, 11 साढ़े 11, कभी कभी तो हमारा 12 बज जाता है, सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद आते हैं, वर्किंग सारा काम करने के बाद हम लोग सारा काम फील्ड में जाकर काम करते हैं। सर यहाँ पर जैसे अपन ऑनलाइन में तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तब हमें सही तर्क करने की शक्ति आती है कि किस तरह से उन लोग के जवाब होते हैं, और उनके जवाबों को काटने की ताकत हमें क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि जैसे उनकी समस्याएं जो होती है उनसे हम कैसे निपटे हैं, ये वहीं जाकर होता है। या ऑनलाइन में तो हम लोग सीखते हैं, सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, सारे लोगों के एक जैसे जवाब होते हैं, तर्क तो वितर्क इसमें नहीं हो पाता, लेकिन वहां पर होता है। दूसरी बात, यदि बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ते हैं, तो बुद्ध और धम्म तो कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधारण ने नहीं लिखा है, इसलिए उसको समझना इतना आसान भी नहीं है। और समझ भी लिए तो क्या होगा, उसे तो नेचर में उतारने की बात है। जब तक हम लोग उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कितने ही बार पढ़ लो। कई लोग कहते हैं मैंने 10 बार पढ़ लिया, अरे क्या मतलब निकला, आपको क्या 11 बार समझ में नहीं आया था? तो इसलिए हमें एक ही चैप्टर को पढ़े, लेकिन उसको नेचर में उतारे। जैसे कि बुद्ध उनके धम्म में लिखा है, एक पटिसे नाम के भिक्षु थे, जिन्होंने एक ही गाथा को पढ़कर कायला सौरो भिक्षु साधु का सौरो वाचा, और इस तरह मनसा सौरो, इस तरह से ये जो गाथा है, उसमें भिक्षु ने एक ही बार उसे घट ली और अपने जीवन में उतार दिया और अरहत पद को प्राप्त कर लिया था। तो इसी तरह से बुद्ध और उनका धम्म या जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, उससे हमारे नेचर में उतारने की आवश्यकता है। ज्यादा ना उतारे तो सीलवान तो बने, कम से कम 5 सील तो करें। झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करे, चोरी ना करे, मूसावादा ना करे। ये जो 5 सीलें हमने किसी को कुछ भी ना बताए, लेकिन 5 सीलों के बारे में जब बताए और 5 सीलों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आदमी, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे लोग इसलिए नहीं चाहते या मुझे लोग इसलिए मुझसे नहीं डरते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या बहुत बुद्धिमान हूँ। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं शीलवान हूँ। तो सबसे जरूरी बात है कि हमें शीलवान होना चाहिए। जब तक हम शीलवान नहीं होंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे और ना हमारी कोई बात सुनेंगे। तो जो हम बोलते हैं उसे हमें करके दिखाना होगा, हमें अपने नेचर में उतारना होगा। तो तभी आप अपने कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा कथनी और करनी में यदि आपका फर्क है, तो आपकी ना कोई बात सुनने वाला है, यहाँ तक कि घर के लोग भी नहीं सुनने वाले हैं। आप कहते पीछे करते पीछे। तो इस तरह से। और रही बात संविधान की, तो संविधान के लिए तो एक बार में क्या, वो तो कितने भी बार पढ़ो। मैं तो कहती हूँ कि बाबा साहब के अलावा उसे कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसने कि उसको बहुत अच्छी तरह से, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो, वो भी मैं चाहती हूँ कि उतना नहीं समझ पाएंगे इतने अच्छे से कि बाबा साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने क्या सोच कर लिखा था, उनकी दृष्टि से समझना है। तो हमें संविधान को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एक आर्टिकल को
पढ़ के समझने में हमें को दिक्कत होती है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? तो कुछ नहीं होता। असली में क्या है, हम लोग नागपुर पहुंच गए हैं। वहां पर आज बड़ा कार्यक्रम है। आप लोग को पता है कि 6 तारीख का भी कार्यक्रम है, आज का भी है। तो उसमें हम लोग का स्टॉल लगता है सर। हम लोग राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से काम करते हैं। घर घर जाके महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बूढ़े जो भी होते हैं, उन सबको हम लोग हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी महामाताओं के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में, जितने सबके बारे में बताते हैं। और हमारी बहुत बड़ी टीम है, सब लोग काम करते हैं। तो सर बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोग का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। सुबह का टाइम है, आपने मुझे बहुत कम शब्दों में बोलने के लिए कहा था। आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि शायद मैंने स्पीड भी जल्दी की, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी बहुत बहुत कुछ बोल दूं। इसलिए धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुना। और सभी को जय भीम, नमोदा, जय सभी को मंगल कामनाएं आज के दिन की भी, और महापुरुषों के भी, सभी के लिए सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और जय भीम, नमोदा, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। और अथाह सागर है आपके पास, और फिर कभी और भी मौका मिलेगा तो आप अपने विचार रखेंगी। इसी आशा के साथ में अब कार्यक्रम का समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहते हुए और अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्माननीय तुलसीदास लंगी साहब जम्मू कश्मीर आर.एस. रवि साहब है ना? जी सर। आर.एस. रवि साहब को जोड़ने दो। हाँ सर, जी सर। आर.एस. रवि साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, और संक्षेप में ही रखें क्योंकि समय हो चुका है। तो संक्षेप में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं आर.एस. रवि साहब। पूर्व में आप नेटवर्क में गड़बड़ा रहा था तो थोड़ा सा नहीं बोल पाए थे। तो सर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और 2 मिनट में अपने विचार रखें। रवि साहब माइक खोलें सर, माइक। हाँ, जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जी सर। तो प्रातःकालीन बुद्ध और उनके धम्म के प्रबोधन के संबंध में अपनी बात रखने के पहले एक बार पुनः सभी महान पुरुषों को नमन वंदन करते हुए जो मीटिंग में जो शामिल सभी राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए, और आज के सम्मानित अध्यक्ष एवं आज का संचालन कर रहे सम्मानित सीधी प्रजापति साहब, आप सभी को सादर नमोदा, जय भीम प्रेषित करते हुए, और आज जिन वरिष्ठ धम्म बंधुओं ने अपनी बात रखी है उन सभी को सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं 1 मिनट में बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में बुद्ध और उनका धम्म का प्रबोधन और भारत के संविधान का प्रबोधन, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर से जुड़ा हुआ है और बहुजन समाज के सुसंस्कृति, सभ्यता, साहित्य और साथ ही साथ विकास से जुड़ा हुआ है। इस वजह से बुद्ध और उनके धम्म का प्रबोधन जो आज का विषय है, मैं समझता हूँ जारी रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ लोगों ने समय बदलने का प्रयास किया है, तो मैं समझता हूँ कि यह समय अब तक 2.5-3 वर्ष में यह समय सुबह 7 बजे का सभी को याद हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इस समय में विशेष परिस्थिति को छोड़ करके बदलाव करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात कहना चाहते हैं कि भले ही विश्व पूरे देश स्तर में हमारे श्रोता कम शामिल हो रहे हैं, फिर भी यदि हम आपको पूर्वजों की धरोहर को बचाए रखना है, साहित्य, संस्कार, सभ्यता एवं परंपरा को बनाए रखना है, तो कम अधिक संख्या होती रहेगी, इसे जारी रखना चाहिए है।
अंत में बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक में हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये विश्वास हुआ है कि बुधवार का दिन वास्तव में हमारे बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इस वजह से बुद्ध वचन करना चाहिए, बुद्ध के नाम से सभी प्रबुद्ध लोगों को सुबह अथवा शाम संगोष्ठी करना चाहिए और अपने साहित्य पढ़ना चाहिए। और बुद्ध की शाम आज की शाम बुद्ध के नाम और बुद्ध की खीर के नाम से यह प्रचलन में धीरे धीरे आता जा रहा है। इस वजह से इसका प्रबोधन जारी रखना चाहिए। आप लोगों को एक बहुत खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और वो जगह है भरहुत। भरहुत का स्तूप पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है और ये नेशनल हाई जो सतना से होकर के सीधे बॉम्बे रास्ता जाता है, इस रास्ते में पड़ता है सतना जिले के उच्चहरा तहसील में। वहां पर आज हमारे सतना जिले के बुद्ध अनुगामियों ने, अमुक रूप से सतना जिले के संयोजक ने बुद्ध और उनके धर्म का फिजिकली प्रबोधन रखा है। अब वह प्रबोधन 10:30 बजे से लेकर और शायद शाम तक चलेगा। क्योंकि अभी अभी मैं भोपाल की यात्रा से अभी अभी घर पहुंचा हूं, तो विस्तार से हमें जानकारी नहीं है। हालांकि मोबाइल में कल और परसों बात हुई है, कई मित्रों से मैंने बात किया है। तो आज विजयादशमी होने के नाते हमारे रीवा सतना के नजदीकी गांवों से, जिलों से लोग भरहुत पहुंचेंगे भी, और जो हमारे आरबीएम के जिला एवं संभाग स्तर के पदाधिकारी हैं वो आज फिजिकली रूप से बुद्ध और उनके धर्म का प्रबोधन करेंगे। तो यह बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत है हमारे सतना जिले मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि समय प्रबोधन का समाप्त हो गया है। और ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सादर सम्मान एवं साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज की जो मीटिंग में जितने भी धम्म बंधुओं ने अपनी बात रखी है, उन सभी धम्म बंधुओं को सादर अभिवादन करते हुए और अंत में सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन वंदन करते हुए और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी को सादर पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भारत का संविधान। जी साहब, मेरी बात। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानीय अर्श रवि बहुत साहब, आपने संक्षेप में अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। पूरे देश में बुद्धिज्म के प्रति जागरूक हुए हैं लोग। सम्राट विजयादशमी के अवसर पर बहुत लोग नागपुर पहुंच रहे हैं और क्षेत्रीय कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो मेरी ओर से भी सबको अशुभ विजयादशमी की शुभकामनाएं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तो आंदोलन को, बाबा साहब के महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और कहते हैं, कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता है, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन रखते हुए और हमें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तुलसीदास लंगी साहब, जम्मू। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी सर, आ रही है। स्वागत है। बलि को नमन करते हुए समाज में जन्म सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले का भारतीय भी अध्यक्ष बाबा सिंह बोध साहब और आज के वेबिनार में जुड़े सभी मेरे साथी मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मीटिंग में सभी साथियों के जो विचार आए हैं
तो यही कंसेंसस में आ रहे हैं, जैसे पिछले वेबिनार में आए थे, ये बोध वाचन जो है जारी रहना चाहिए। कहीं कहीं समय की बात आई है, लेकिन जैसे RS रवि साहब ने जो है तो बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि इस तरह के समय जो है ये ठीक है, हमें अपने आप को थोड़ा ढालना भी चाहिए। डीप नाइट का एक साथी ने बोला है, जो संचालक साहब ने, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, remain healthy, wealthy and wise। और ये जरूरी भी है कि हमें भी थोड़ी अपनी आदत जो है थोड़ा लेट सकते हैं, तो उनमें थोड़ा ये इसमें ढालना चाहिए कि जल्दी उठे और सुबह का समय जो है अच्छा समय है। तो इस समय और कोई काम भी नहीं होता, तो आराम से हम जो है इसको अच्छे ढंग से जो है ये टेंशन से जो है वो सुन सकते हैं। तो ये अगर हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अंतिम इसमें संदेश है कि मैंने इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना, तो हमें ये बहुत वाचन जो है, जो उन्होंने हमें ग्रंथ दिया है, इस ग्रंथ का जो है हमें प्रचार प्रसार वाचन जो है ये करने का जो चिंतन बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी भी राय है, जो कंसेंसस बढ़ रही है कि बहुत वाचन भी जारी रहना चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे बाबा साहब ने जब ये अनाउंस किया था कि मैंने इस देश को प्रबुद्ध बनाना है, तो उन्होंने एक जो लास्ट जो है एक पत्रिका जो निकाली थी, जैसे 1920 में उन्होंने लोकदाय निकाला, 1927 में विश्व अखबार निकाला, 1930 में जनता निकाला, तो लास्ट में जो है वो 5 पत्रिका निकाल दी थी, वो प्रबुद्ध भारत की यानी एक माउथ पीस जो है हमारा। तो इसी ढंग से जैसे भारतीय साहब जो पहले जो निकालते थे भोजन न्यूज के नाम से, एक हमारा माउथ पीस जो है जो पत्रिका जो है वो होनी जरूरी है। इसको इसमें मैं समझता हूँ इससे और ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। आज जो हमारे पाठक जो है बहुत से जो है जुड़ जाएंगे इससे, इसी के द्वारा भी हमारा जो प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा, हमारी बात आगे बढ़ेगी और कोने कोने के लोगों को अपनी बात लिखने का भी उसमें मौका मिलेगा। तो वो पत्रिका जो है मैं समझता हूँ वो डिसकंटिन्यू हुई है, वो जो न्यूज गाने जो निकालते हैं तो उसी को कंटिन्यू करें या फिर और भी नई निकाल सकते हैं। तो बहुत वाचन के साथ साथ ये मौत जैसे मदरसे का अपना एक ऑर्गेनाइजर है, जो कहने वालों को अपना सामना है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना एक माउथ पीस जो है रखा हुआ है पत्रिका। तो ये पत्रिका हमारी जो है हिंदी में जो, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी में हमारा ग्रंथ है, तो भी के साथ साथ ताकि इसके और तेज गति दी जाए। अपनी जो मांगे खान का पूरा काम रह गया था, आने वाले कांशीराम भी इस काम को पूरा करना चाहते थे, लेकिन बीच में उनको रोक पड़ गया और वो काम अधूरा रह गया। अब जो हमारी उम्मीद जो है, या जनता की जो उम्मीद है, वो आज भी हमसे जुड़ी हुई है। भारतीय साहब भी बड़े जी जान से लगे हुए हैं, बादल सिंह बहुत साहब बड़े दूसरे ढंग से लगे हुए हैं, सारे साथी अपने ढंग से लगे हुए हैं। तो इसको तेज गति देने के लिए उसका जो है बहुत वाचन ये भी रहना चाहिए। और सभा का समय ठीक है, हमें सभी साथी जो आज के 20 मिनट में स्पेंड कर रहे हैं, अपनी आदत को थोड़ा इसमें ढालें कि सुबह जल्दी उठें और साथियों को भी ये प्रेरित करें कि सुबह उठना जल्दी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो सुबह के समय ही बहुत अच्छा है और इसमें और कोई काम भी नहीं होता, 7 से 8 हमें फ्री होते हैं। तो 1 घंटा जो है इसके लिए निकालें। और मेरी ये प्रार्थना है भारती साहब से और बादल सिंह बहुत साहब से भी इस पर भी गौर करें कि जो पत्रिका जो है, जैसे बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत निकाला था, तो इसी एम से निकाला था, तो उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया। अब वो हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में रहे नहीं और वो काम को अधूरा रह गया और उसको कुछ अर्से के बाद मानव कांशीराम साहब ने उसको कंटिन्यू किया और आज जो है जहाँ तक जो काफला आया है, तो हमें इस काफले को आगे बढ़ाने के लिए ये मैं समझता हूँ पत्रिका हमारी बहुत जरूरी है, हमारा एक बहुत पीस बड़ा जरूरी है।
बुद्ध वाचन के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है। आज हमें पाठक बहुत से आपको मिल जाएंगे, ये पैसा भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मेरी जो प्रार्थना जो है एक्सेप्ट की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ और जो कंसेंसस आई है कि वाचन जारी रहना चाहिए। और जो पत्र का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो हमारा माउथ पीस जो है वो भी एक जरूरी है, वो निकालना चाहिए। नवाज साहब के पैटर्न के ऊपर जैसे मैं प्रमोद बात निकलता, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय वयोवृद्ध तुलसीदास अंगी साहब। आप मेरे समझ में आरबीएम में सबसे ज्यादा सीनियर हैं और आपका आशीर्वाद है कि बुद्ध और का धम्म वाचन करते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय के मन में जरूर कुछ विचार उठ रहे होंगे, तो हाँ। सर आपसे भी अनुरोध है कि अपने शब्द रखें सर। परम बिल्कुल सम्माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय बादल सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों के नमो विचार बुद्धाय, जान जय लिए भीम। गए हैं और अगले बुधवार को तो समय नहीं रहेगा क्योंकि हम ट्रेवल में रहेंगे। आज 5 तारीख हो चुकी है और 12 तारीख को हम लगभग सभी साथी लुम्बिनी नेपाल में रहेंगे। तो उस दिन का बुद्ध और उनका धम्म वाचन में हम अवकाश रखेंगे क्योंकि उस दिन होना संभव नहीं है। और इसके 4 बिंदुओं पर जो चर्चा है मैं उसको वीडियो बनाकर डालूंगा आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बुद्ध धम्मा क्यों पढ़ें। बुद्ध धम्मा पढ़ने के लिए बाबा साहब ने 2 किताबों का और रेफरेंस रखा है कि अगर आपको बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना है, समझना है कि ये क्यों अनिवार्यता है। तो रिवॉल्वेशन एंड काउंटर रिवॉल्वेशन इन एंशिएंट इंडिया और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये 2 किताबें पढ़ने के बाद बुद्ध और उनका धम्म हमको समझ में आती है। इन 2 किताबों के पढ़े बगैर अगर हमने बुद्ध एंड धम्मा को पढ़ा तो जो उसकी सार्थकता है, जो उसके रखने का भाव है, जो कहने का तरीका है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा सही तरीके से। क्योंकि जब तक बीमारी की जांच ना हो और ये पता ना चले कि बीमारी क्या है, तब तक डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं लिखता, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वो पहले जांच लिखता है। तो जांच पत्र के लिए, मात्र जांच देखने के लिए बाबा साहब ने कहा है कि जो प्राचीन भारत में क्रांति की प्रतिक्रांतियां हुई, जब जब क्रांतियां मानवों के द्वारा हुई भारत में, तो उन क्रांतियों के विरुद्ध प्रतिक्रांतियां हुई और प्रतिक्रांति के कारण समाज में असमानता और भूख, बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा दुख है भूख और निर्धनता। पूरी निर्धनता आती है असमानता के कारण, और ये असमानता प्रकृति के द्वारा बनाई हुई नहीं है। ये असमानता यहाँ के वो लोगों के द्वारा बनाई हुई है जो कॉर्पोरेट जगत पर अपना कब्जा किए हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि आप भूख से उबरें, एक दुख से आपका निवारण हो। क्योंकि अगर आप इस दुख से आपका निवारण हो गया तो आप इस प्रकार से एकत्रित होकर बात करने लगेंगे, सोचने समझने लगेंगे, और सोचने समझने लगेंगे तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर आप चलने लगेंगे। और महापुरुषों के मार्ग पे आप चलने लगे तो जो असमानता है वह समानता में परिवर्तित हो जाएगी, और समानता में जब परिवर्तित होगी तो प्रतिक्रांति के लोग परेशान होंगे। वो जानबूझकर ये असमानता बनाए रखना चाहते हैं। इसी के विरुद्ध बुद्ध की शिक्षा है जो सर्वभौमिक हैं, सर्वकालिक हैं, सार्वजनिक हैं और प्रासंगिक भी हैं। इन 4 शब्दों के बड़े महत्व हैं बुद्ध की शिक्षाओं से। सार्वभौमिक का हम सब जानते हैं कि समस्त पृथ्वी पर ये बुद्ध की शिक्षाएं एक समान रूप से लागू होती हैं और सबके लिए लाभदायक हैं। और सार्वजनिक, ये सभी मनुष्यों के लिए, प्रकृति के लिए,
प्राणियों के लिए, प्राणियों का उल्लेख है उसमें, मनुष्यों को नहीं है, प्राणियों के लिए भी ये लाभदायक है, गुणकारी है। सार्वजनिक यानी कि सभी जगह ये वो है लाभदायक है। और प्रासंगिक यानी कि जो उस समय सूचना या क्रिया या घटना से संबंध रखती थी, आज से 2600 वर्ष पहले उसी प्रकार की घटनाएं और सूचनाएं और मुद्दों से आज भी प्रासंगिक हैं। न्यायालय में जब हम जाते हैं और साक्ष्य नहीं रखते और बगैर साक्ष्य के कोई बात रखना चाहते हैं, तो जो न्यायाधीश होते हैं वो कह देते हैं कि आपके द्वारा रखे गए साक्ष्य अब प्रासंगिक नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षाएं 2600 वर्ष से लेकर आज तक प्रासंगिक हैं। तो ये 4 बिंदुओं की बेहतर शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाओं में होते हुए भी भारत में लागू क्यों नहीं हुई और विश्व में चली गई? इसके पीछे कारण ये है कि इसको रोका गया है। और कौन रोकता है, क्यों रोकता है, इससे लाभ किसको होता है, ये पूरी बातें हमें बुद्ध और उनके धम्म में बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब ने रखी गई हैं। और इसकी जानबूझकर पहचान धम्म ये दी गई है कि अगर हम दूसरे के बताए हुए मार्ग के अनुसार जो के तो पैरेलल चलेंगे, समानांतर चलेंगे, तो समानांतर चलने के कारण जो इसके अच्छे ज्ञाता हैं भाई इसकी काट भी जानते हैं, वैचारिक द्वंद्व में भाई हमको हरा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने, बुद्ध ने इसका नाम धम्म दिया है। और धम्म पर चलने के कारण इसकी वैचारिक काट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर लोग असमानता को यथास्थितिवाद के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। और यथास्थितिवाद जब तक चलेगा, जब तक हमारे लोगों में समानता नहीं आएगी। और समानता ना आने के कारण ये दुख हमेशा बना रहता है। तो इस दुख को निवारण के लिए बुद्ध की शिक्षा है। बाबा साहब का द्वारा से धम्म को प्यूरिफाई जो 1956 से किया गया है उसकी शिक्षा है। और शील, दया और करुणा भूख और निर्धनता में बेमाने लगती है। जो व्यक्ति भूख के लिए तड़फड़ा रहा हो, छटपटा रहा हो, उससे हम शील की बात करें तो उसको समझ में नहीं आएगी, उसको करुणा समझ में नहीं आएगी, उसको उदारता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता है उसकी भूख खत्म होना, उसकी गरीबी खत्म होना, उसकी निर्धनता खत्म होना। तो इस सभी कामों के करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में सभी मार्ग को अपनाने के लिए उन्होंने संविधान के बाद ये व्यवस्था क्यों रखी? क्योंकि संविधान में आपको समान नागरिकता, समान कार्य करने की आजादी, समान शिक्षा, समाज में समाज एक पहचान बनाने के लिए आपके सोसाइटी जो बाबा साहब ने बनाई थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाबा साहब भारतीय बौद्ध समाज का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय बौद्ध समाज की पहचान हमको नहीं मिल पाई। हम 1956 में जो व्यवस्था थी, असमानता थी, गरीबी थी, निर्धनता थी, वह आज भी बरकरार है। इसलिए बाबा साहब को हमें 1956 से ही पकड़ना होगा। इसके लिए हमें बुद्धयन धम्मा को सुबह ही पढ़ना होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि इसका समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हो, क्योंकि 7 बजे के बाद बहुत सारे काम होने लगते हैं। तो अक्टूबर के बाद हम इसको सुबह 6 से 7 तक करने जा रहे हैं। कम ही साथी जुड़े, क्योंकि लंबे समय की ये कैंसर है और कैंसर एक दिन के ट्रीटमेंट से खत्म नहीं होती, क्रमिक चलती है और इसमें आदमी मरने की ज्यादा संभावना होती है और बचने की संभावना कम रहती है। लेकिन अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी व्यक्ति का मर्ज सुधारा जा सकता है। मर्ज बिगड़ा हुआ है, इसलिए आप 6 दिन खूब घूमिए, मॉर्निंग वॉक करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक दिन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए 1 घंटा हमको देना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस पर चर्चा करनी होगी। अक्टूबर के बाद हम इसको सुबह 6 बजे से प्रारंभ करेंगे। तो ये मेरा निवेदन है, आप सभी इसको स्वीकार, विचार उपरांत करें, चर्चा उपरांत करें, एकदम से न करें। मेरे द्वारा कहा गया इसलिए न करें, विचार करें, सोचें और इसके बाद हम एक साथ जुड़ें। विभिन्न प्रकार के बैनर
काम करने के लिए बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम करने के लिए बनी हुई हैं, बने और भी ज्यादा बने, मैं इनका समर्थक हूँ, लेकिन आपस में टकराहट पैदा न करें। जहाँ धर्म की बात आए वहां एक साथ खड़े हो जाएं, जहाँ बाबा साहब की बात आए वहां एक साथ खड़े हो जाएं, जहाँ हमारे समानता के लिए कार्य करने वाले जो भी समाज के कार्यकर्ता निकल कर आए, उन कार्यकर्ताओं का साथ दें, सहयोग दें, और जो व्यक्तिवादी सोच बनाकर सिर्फ सुपरमेसी अपने ईगो रखते हैं, उन साथियों से जरा सावधान रहें, क्योंकि हमारी सुपरमेसी और ईगो होने के कारण हम बखराव की स्थिति में हैं, और ये बिखराव ही नफरत है। ये प्रति क्रांति के द्वारा डाला गया फॉर्मेट नफरत का ब्राह्मणवाद का दूसरा नाम ही नफरत। हमें इस नफरत से बचना होगा, मंगल मैत्री की भावना रखनी होगी, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से हम भाईचारे को अपनाते हुए धर्म के कार्य को करेंगे। सादर नमो बुद्धाय। जय। संचालक साहब, मैं 2 शब्द बोल सकता हूँ? जी सर, जी सर, स्वागत है सर। पहले ही पुकारा गया था, आपकी तो शब्द सुनने के लिए उस कारण की वजह नहीं बोल पाया। जी सर, जी सर, 2 शब्द ही बोलेंगे। जी जी सर, जी सर, स्वागत है सर। शुरू करें? जी सर, जी सर, स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी तो, बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो आज का जो टॉपिक है कि बुद्ध और उनका धम्म वांचन चौथी बार पढ़ा जाए या नहीं, तो हम ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध के रूप में हमें एक ऐसा महान विभूति के दर्शन होते हैं, तो जिसके संबंध में बस इतना ही कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मानव जात के इतिहास में ऐसा प्रज्ञा पुरुष दूसरा कोई नहीं है। गौतम बुद्ध ने जिन लोगों को जगाया, उठाया, आंखें खोली, ज्ञान दिया, इतना किसी ने नहीं। गौतम बुद्ध के ज्ञान के माध्यम से जितने लोगों को शांति मिली, संतोष मिला, तृप्ति मिली, आनंद मिला, इतना और किसी के माध्यम से नहीं। जिस दिन गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वह दिन मानवता का था, कल्याण का दिवस था, मंगल दिवस था, विनय का दिवस था, क्योंकि एक मनुष्य अपने प्रयत्न से, केवल अपने प्रयत्न से ऐसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में सफल हो गया था जहां प्रज्ञावान होने से कोई चढ़ सकता है, लेकिन जिससे कोई ऊंचाई की कोई कभी आशा नहीं कर सकते, आकांक्षा नहीं कर सकते। जीवन का जैसा सूक्ष्म विश्लेषण गौतम बुद्ध ने किया, वैसा फिर कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। उन्होंने जो वचन कहे वैसे वचन फिर दोबारा कोई न कह पाया। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत कीजिए कि मैं कहता हूं, तुम उसे सोचना, विचारना, मनन करना, उसको जीवन में करके दिखाना। यदि तुम्हें ठीक लगे तो करना, वरना उसे छोड़ देना। तुम अपने अनुभव की कसौटी पर कस के देखना। यूं मत मान लेना कि हमारे आचार्य ने कहा है या हमारे गुरु ने कहा है। बुद्ध ने कहा, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, संयोग या वियोग, जन्म हो या मृत्यु, मान हो या अपमान, कारण तुम हो, कारण कोई दूसरा नहीं है। कारण अपने ही भीतर खोजना, दूसरों को कारण मत बनाना। दूसरा कारण है ही नहीं। तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। जीवन को स्वर्ग बनाना है तो ये, या नर्क बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। जहर पीना है तो जहर पियो, अमृत पीना है तो अमृत पियो, प्याली तुम्हारे हाथ में है। जीना है या मरना है, यह तुम्हारे हाथ में है। निर्णय तुमको करना है, निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि अत दीपो भव, तुम अपने दीपक बनो, किसी दूसरे के सहारे जीने की कोशिश मत करो। ऐसा हमको सीखने को मिलता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जहां अभी तक रवि नहीं पहुंच पाए थे, यानी रवि सर, वहां पहुंचकर कवि सर ने बात पूरी कर दी और बहुत ही सुंदर रहा आज का कार्यक्रम। संभवतः आज तक की समीक्षा में सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है और बहुत बहुत साधुवाद सर, आपके आशीर्वचन सुनकर
कार्यक्रम अब लगा कि पूर्ण हुआ है और अब हम सभ्य सत्ता की ओर चलते हैं। तो